है मनी मंत्रा और अब अगले आधे घंटे हमारा फोकस होगा दर्शकों के सवालों की ओर। हम दर्शकों के सवाल लें उससे पहले आपको बता दें कि आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस अपने सवालों को व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं 9619873567। ये वो नंबर है जहां पे सवाल भेज भी सकते हैं और हाँ चाहें तो सवाल को वीडियो के तौर पे शूट करके वो वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए आज आपके फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गई हैं। हमारे साथ फंड वेदा की फाउंडर और सीईओ शेफाली सत्संगी हैं। शेफाली, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर। शुरुआत करेंगे सवालों के सिलसिले से शेफाली, और संगीता पी हमारी दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। संगीता नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं, कैसी हैं, क्या करती हैं, कुछ बताएं। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ मैडम। अरे वाह, ठंड पड़ रही है वहाँ पे कि नहीं? हाँ, यहाँ काफी ठंड है। रात को दिन को मौसम अच्छा हुआ है। अच्छा, बताइए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए ना। हाँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग करती हूँ। अरे वाह। और कुछ मेरी इनकम भी आती है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वगैरह। किस तरह की पेंटिंग करती हैं आप? जी, किस तरह की पेंटिंग करती हैं? मैडम मैं ट्रेडिशनल, मधुबनी, मिनिएचर, अलग अलग तरह की कलमकारी भी करती हूँ और कैनवस पे भी पेंटिंग करती हूँ, ऑयल पेंटिंग करती हूँ, एक्रेलिक, कई तरह की पेंटिंग करती हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। और यही आपका कमाई का जरिया है? हाँ, और थोड़ा म्यूचुअल फंड वगैरह से इनकम होती है, हाउस रेंट से भी इनकम होती है थोड़ी बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी एज 47 ईयर्स है। अच्छा। और मेरी 2 बेटियां हैं। मेरे को अच्छा। 5 साल बाद 1 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। तो इस समय मेरे म्यूचुअल फंड के अकाउंट में 30 लाख रुपए हैं। ओके। तो मेरी कुछ एसआईपी चल रही हैं कुछ फंड्स में, जो मैंने पिछले कुछ सालों में मेरे को मिला है कैपिटल गेन वगैरह। अच्छा। तो मेरी अभी 7-8 म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रही हैं 50,000 रुपए तक की। पर मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। 1 करोड़ के लिए मैंने अभी 2-3 दिन पहले आईडीएफसी का इंफ्रा फंड भी लिया है और क्वांटम का ईएसजी फंड भी लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का बजट का है इस साल, फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने बोला है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करूंगी तो मेरे को इस साल अच्छा रिटर्न मिलेगा। राइट। संगीता, आप सवाल तो पूछ रही हैं, लेकिन जो सवाल मेरे पास है ना आपका, उसमें आपने लिखा है कि 40 लाख की एफडी है जिसको आपको म्यूचुअल फंड्स में डालना है। नहीं, म्यूचुअल फंड में 30 लाख अलग है और 40 लाख की एफडी अलग है, और मेरा फ्लैट वगैरह है। मेरे पास सफिशिएंट है अपने, जो मेरी जरूरतों के हिसाब से मेरे पास काफी फंड है। पर मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए अपने बच्चों की एजुकेशन और मैरिज के लिए। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं सिंगल मदर हूँ। अच्छा। तो मुझे लगता है कि 5-6 साल में मैं किस म्यूचुअल फंड के थ्रू अर्न करना चाहती हूँ वेल्थ क्रिएशन। ठीक है, तो 30 लाख रुपए आपके अलग हैं, 40 लाख आपका एफडी में है। जो मौजूदा फंड्स है उनकी मार्केट वैल्यू क्या है कुल मिला के? 30 लाख है जो म्यूचुअल फंड में है, डीएसटी में है, एक्सिस में है, वो सब मिलाकर 30 लाख है। हाँ, 30 है इस समय। अच्छा, तो अभी आपके पास आपने हमें अपने फंड्स नहीं दिए हैं दरअसल, तो मैं शेफाली से वो क्रॉस चेक नहीं करा पाऊंगी कि वो फंड सही है या नहीं। मैं दोबारा बताती हूँ, मेरे पास इस समय काफी फंड है। फार्मा फंड है, निपॉन में फार्मा और बैंकिंग फंड है, और गोल्ड फंड में भी थोड़ा बहुत एलोकेशन है, और डीएसटी में स्मॉल मिड कैप फंड है, और अभी न्यू नेचुरल एनर्जी, न्यू एनर्जी करके कोई फंड लिया है डीएसटी का, और आईडीएफसी का मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिया है, क्वांटम ईएसजी फंड लिया है, एक्सिस में लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, और एक ग्लोबल फंड ऑफ फंड करके है। इस तरह काफी फंड हैं, पर मुझे लगता है कुछ चेंज करना चाहिए, तो वो आप सजेस्ट करें कैसे करें? ये मुझे बताइए, आपने किस सलाहकार से संपर्क करके ये पोर्टफोलियो बनाया है? हाँ, मेरे ब्रोकर ने ये मुझे बताया, और मुझे लगा कि इस साल जो बजट आया है उसके अकॉर्डिंग मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रखना पड़ेगा, जो इस 3-4 साल वित्त मंत्री जी ने कहा है कि इससे
एलोकेशन किया जाएगा तो मुझे लगता है डिजिटल इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर का भी मुझे एक अलग अलग थीमेटिक सेक्टर के फंड रखने चाहिए। ठीक है, जितना मैं समझ पाई हूँ, जितना नोट डाउन कर पाई हूँ, उतना मैंने आपके फंड्स के नाम नोट डाउन कर दिए हैं। शिफाली, मैं अब आपके पास आऊँगी। देखिए, एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी संगीता की, वो ये है कि ये बाजार को समझती हैं। भले ही इन्होंने अपने लिए एक ब्रोकर के जरिए पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन इनकी बातों से लगता है कि ये जहाँ निवेश कर रही हैं उस निवेश के विकल्प को जानती हैं, किस तरह से निवेश किया हुआ पैसा उनका फंड मैनेजर कहाँ लगाएगा, कितना लगाएगा, इसकी जानकारी इनके पास है। फिर भी आपको जो हमने सवाल दिया था शिफाली, उसमें ये सभी डिटेल्स नहीं थी। ये मैंने आपके सामने अभी अभी फ़ोन पर ली है संगीता से। तो अब लक्ष्य इनका पूरे निवेश से 5 साल में 1 करोड़ रुपए जमा करने का है। ठीक है, इनके पास डीएसपी का स्मॉल एंड मिड कैप है, नेचुरल रिसोर्सेज फंड भी ले रखा है, आईडीएफसी का इंफ्रा और क्वांटम फंड है, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी है, निपॉन फार्मा एंड बैंकिंग भी है, और एक इनके पास ग्लोबल फंड भी है, वो नाम मैं नहीं नोट कर पाई। हालांकि काफ़ी फैला हुआ पोर्टफोलियो है शिफाली। ठीक है, तो अब क्या राय होगी संगीता के लिए? Actually, this is quite a very aggressive portfolio, I should say. इन्होंने I think classify नहीं किया है कि core portfolio कैसा होना चाहिए, और satellite portfolio पहले बना लिया है core portfolio की जगह. I don't see much of large cap. I don't see much of flexi cap funds also. So मैं अभी कुछ comment नहीं कर पाऊंगी because I don't even have the entire list के कितना SIP कब शुरू किया, तो मैं exactly नहीं बता पाऊंगी. Where I can हेल्प यू इज के 1 करोड़ जो है वो 5 साल में हम कैसे अचीव कर सकते हैं, देयर आई कैन बी ऑफ सम हेल्प. सो संगीता, हेलो फर्स्टली फ्रॉम माय साइड, एंड ग्रेट टू बी इन टच विद एन आर्टिस्ट. तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी, जब भी हम अपने प्लान फिनेंसेस को प्लान करते हैं तो सबसे पहला कदम होता है हमें अपना गोल क्रिएट करना या लेइंग डाउन ऑफ गोल्स. तो बहुत ही कॉमन एक्रोनिम सुना होगा आपने, स्मार्ट गोल्स का. अब स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? स्मार्ट गोल्स वो होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, क्लैरिटी होती है उनमें, मेजरेबल होते हैं, क्वांटिफाइबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, रियलिस्टिक भी होते हैं और टाइम बाउंड भी होते हैं. अब आपके केस में अगर हम ये पैरामीटर्स देखें तो 3 चीज़ें तो बहुत क्लियर है कि आपका एक गोल है जो स्पेसिफिक है, क्वांटिफाइबल है, मेजरेबल है एंड टाइम बाउंड भी है. जैसे 1 करोड़ आपको 5 साल के टाइम होराइजन में चाहिए है. हमें ये देखना है कि ये अचीवेबल है और रियलिस्टिक है, ये हम आगे जाके देखेंगे. नाउ सेकेंड थिंग संगीता, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम एंटर करते हैं तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव रखना चाहिए. अब डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म जो होता है वो वेरी करता है इन्वेस्टर से इन्वेस्टर तक. जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए 5 ईयर टाइम होराइजन एक लॉन्ग टर्म है, मेरे लिए एक 15 ईयर टाइम होराइजन एक लॉन्ग टर्म है, राइट. सो यहाँ पे मैं इसीलिए ये स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि फ्रॉम एन एक्विटी स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम एन SIP पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड आइडियली लुक एट अ टाइम होराइजन, मिनिमम टाइम होराइजन ऑफ से 8 to 10 ईयर and not a 5-year time horizon. तो इसलिए you may want to rethink या reconsider कि आप अपना टाइम होराइजन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपका जितना टाइम होराइजन बढ़ेगा कंपाउंडिंग इफेक्ट भी अच्छा रहेगा और आपके लिए प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होगा. चाहिए कि संगीता कितने सालों से निवेश कर रही हैं? संगीता, आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें आप कितने सालों से हैं? मैडम 7-8 सालों से निवेश कर रही हूँ और मेरी अभी हर एक 5,000 की SIP है, टोटल 50,000 इस समय SIP कर रही हूँ और मेरे को लगता है और भी बढ़ा सकती हूँ. मेरे को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी अपना गोल अचीव करना चाहती हूँ और मैंने बैलेंस्ड और एसेट एलोकेशन फंड भी लिया है सेफ्टी के लिए. ICI. चलिए, तो 7-8 साल से ऑलरेडी निवेश कर रही हैं, अगले 5 साल में इस निवेश से इनको 1 करोड़ रुपए चाहिए शिफाली. अच्छा, अगले 5 साल से 1 करोड़ रुपए चाहिए इनको. हाँ. तो अगर आपको ये अचीव करना है गोल 1 करोड़ का 5 ईयर टाइम पीरियड में, एज्यूमिंग अ 10% रेट ऑफ रिटर्न, आपको एक रेगुलर SIP, मैं इसके अलावा आपको बोल रही हूँ 50,000 के मैंने कंसिडर अभी नहीं किया है, रेगुलर SIP ऑफ 1,30,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली आपकी ये होनी चाहिए SIP. नाउ एक और ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि टू अचीव योर गोल ऑफ 1 करोड़ ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ
5 years, assuming a 10% rate of return, 1 लाख की SIP आप करें और हर ईयर आप 15% से आप स्टेप अप करें उस SIP को. अब एक 10% ऑफ रिटर्न 5 साल के टाइम पीरियड के लिए थोड़ा सा एम्बिशियस होगा, इसीलिए मैं आपको इतना भी बता सकती हूँ कि अगर आपको 8% रिटर्न पे आपको कितनी SIP करनी पड़ेगी. तो 8% रिटर्न पे आप कर सकते हैं SIP ऑफ अराउंड 1,04,000 के करीब अप्रोक्सीमेटली विद अ स्टेप अप ऑफ 15% एवरी ईयर. तो ऐसे आप कर सकते हैं. अच्छा, दूसरी चीज, ये 5 साल का जो टाइम होराइजन है, इसमें आई वुड एडवाइज यू के 5 साल की SIP आप डायनेमिक एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स में करें एंड नॉट इन 100% इक्विटी फंड, या थोड़े से डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स आप ऐड कर सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पीरियड में ये वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट. सो देखें, अगर सो ओवरऑल बिग पिक्चर में अगर हम मुझे ये बताएं कि इनको अभी फंड्स के लिहाज से और कौन से फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डालने चाहिए. वैसे तो बहुत सारे फंड्स ऑलरेडी हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से DSP का स्मॉल एंड मिड कैप एक मुझे ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके पास कोई लार्ज कैप नहीं है. एक्सिस का ग्लोबल फंड है इनके पास, फार्मा फंड और ये नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो फंड है, इसमें से क्या निकल सकती हैं या रहना चाहिए? 7-8 साल से कर ही रही है इन्वेस्टमेंट. How much is she investing in these? 5,000 रुपए. 5,000. देखिए, let me be very frank with you. Core portfolio बना नहीं है, and mostly जो peripheral portfolio वो बना हुआ है. तो थोड़ा सा करते हैं इनको. कोर पोर्टफोलियो के लिए आप 3 फंड्स बता दीजिए जिसमें ये तुरंत प्रभाव से अपनी SIP शुरू कर सकती है. अभी जो मौजूदा 50,000 रुपए हैं, ये तो ये निवेश कर ही रही हैं. अब आप कह रही हैं कुल मिला के 1,30,000 रुपए अगर ये करें, या अगर उतना नहीं हो सके तो 1 लाख से तो शुरू ही कर दें, है ना? तो इसी 50,000 में और 50,000 मिलाकर ये निवेश शुरू करें कि अलग से 1 लाख रुपए करें, ये बताएं. नहीं, जो मैंने ये कंसिडर किया है 1,30,000 पर मंथ, ये मुझे आइडिया नहीं था कि इनके ऑलरेडी पास इतना SIP रनिंग SIP है. तो ये जो कैलकुलेट अभी करके दिया है आपको, ये 1,30,000 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली है, अपार्ट फ्रॉम दोज SIPs. सो शी कैन पेयर डाउन दैट एंड देन या तो इंक्लूड कर लें इसमें. तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है. तो और लगभग इनको 80,000 के आसपास की SIP करनी चाहिए. तो फंड्स बता दीजिए, कोर फंड्स कौन से होने चाहिए अभी? आप एक तो फ्लेक्सी कैप आप ले लीजिए, कोई भी फ्लेक्सी कैप, UTI फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, या PPFAs फ्लेक्सी कैप ले लीजिए. लेकिन PPFAs फ्लेक्सी कैप में ये पाबंदी आई है, अभी रिस्ट्रिक्शन आया, अभी तो रुक ही जाना चाहिए ना PPFAs में. तो हाँ, बट इट इज अ गुड फंड. सो लेट्स सी, अगर सभी ने थोड़ा रूल्स बदल दिए हैं टुवर्ड्स इंटरनेशनल इक्विटीज, तो आप PPFAs ले सकते हैं, नहीं तो आप UTI फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, है ना? आपको अगर लार्ज एंड मिड कैप एक स्कीम है, तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इज अ गुड फंड टू इन्वेस्ट इन, राइट? तो ये 2 फंड्स आप तो ले ही सकते हैं. आई डोंट नो, सो शी हैज अ मिड कैप एंड अ स्मॉल कैप. ले सकती हैं क्या ये? She can take a large cap index fund भी ले सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है. UTI का निफ्टी जो है वो ले सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड ले सकते हैं, या लार्ज कैप if she wants to take, she can take a Mirae Asset large cap. चलिए, तो यहाँ पर हमने फंड्स के नाम भी बता दिए हैं, लेकिन संगीता, अगर आपको फिर भी किसी भी लेवल पर समझाइश की ज़रूरत है तो अपना सवाल ना आपकी बात डिटेल से भेजिएगा. अभी तो आपने अपना सवाल हमें भेजा है, लेकिन वो कई मायनों में अधूरा रहा है, जिसकी वजह से हम आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ नहीं कर पाए हैं. जितना हम नोट डाउन कर पाए हैं हमने आपको सलाह दी, लेकिन अगली बार फंड्स के नाम के साथ अपना सवाल हमसे पूछिएगा. अगर आपको समझ में आ गई है कि आपको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है इस सलाह को, तो बढ़िया है. अगर नहीं समझ में आए तो अपना सवाल हमें वापस से भेजिएगा. चलिए, अगला दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है? दिनेश चौरसिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं. दिनेश जी नमस्कार सर, क्या हालचाल? नमस्कार मैडम, आई एम फाइन. कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं गुजरात के भरूच डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ. भरूच से. गुजरात के भरूच से. चलिए, बहुत बढ़िया. बताएं, आपने निवेश की शुरुआत करनी है? जी मैडम, एक्चुअली क्या है, मेरे पास जो निवेश है वो डिफरेंट सेक्टर में है. जैसे कि कुछ हमने शेयर परचेज करके रखा हुआ है और PPF में है. तो क्या है, मैं हूँ, वाइफ है और 2 बच्चे हैं.
अच्छा। और मेरी जो बेटी है वो क्लास 12th में इस बार पढ़ रही है। हाँ और हाँ, बेटा उससे छोटा है, वो क्लास 7th में है। ठीक है। तो हाँ, हमारा जो एक्चुअली म्यूच जो पीपीएफ है, पीपीएफ हमने सबके नाम पे ओपन अकाउंट ओपन किया हुआ है। ओह, और अच्छा। उसमें मैं हाँ, एवरी ईयर सबके अकाउंट्स में जो मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, तो वो मैं उसमें निवेश करता हूँ। और हाँ, इसके इसके अलावा कुछ जो एचडीएफसी की जो यंग चिल्ड्रंस की पॉलिसीज हैं, तो वो भी एक 50,000 की पर एनम की है और एक 30,000 की है बच्चे के नाम से। और इसके अलावा कुछ एफडीज हैं करीब 30 लाख रुपए की। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट मेरा अभी है मैडम। बहुत बढ़िया। इतना सवाल आपने मुझसे यहाँ पूछ लिया, लेकिन देखिए डिटेल्स के नाम पे आपने मुझे व्हाट्सएप पर तो कुछ भी नहीं दी है, केवल 2 लाइन दी है कि 11 साल के लिए आपको 10,000 रुपए निवेश करने हैं, कौन सा फंड अच्छा है ना। अगर ये जानकारी आप मुझे पहले दे देते या व्हाट्सएप में दे देते तो मैं ये शेफाली को पहुंचा देती और वो आपकी एकदम विस्तार पूर्वक पूरी प्लानिंग करती। लेकिन चलिए, क्लियरली शेफाली 10,000 रुपीज पर मंथ और 11 साल का समय है, किस फंड को रेकमेंड करेंगी इनके लिए? देखिए, पहली बात है कि इन्होंने जो पूछा है कि बेस्ट फंड कौन सा होता है तो प्लीज रिमेंबर, जब भी आप किसी बेस्ट स्कीम को ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टर के लिए, बेस्ट वही रहता है जो उसको सूट करे, जो उसका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को सूट करे और जो उसके रिस्क प्रोफाइल, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट सबको देखते हुए मैच करे। तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नाउ हैविंग सेड दैट, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो आप मॉडरेट रिस्क टेकर है, क्योंकि यहाँ मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप का रिस्क प्रोफाइल क्या है, तो आई एम एज्यूमिंग दैट यूर अ मॉडरेट रिस्क टेकर एंड सिंस यू हैव अ लॉन्गर टाइम होराइजन है आपका, तो मैं जो सजेस्ट कर रही हूँ, तो जो कोर पोर्टफोलियो, जैसे मैंने हमेशा सजेस्ट करती हूँ सबको, एक कोर पोर्टफोलियो होना चाहिए, एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो या पेरिफेरल पोर्टफोलियो होना चाहिए। लेकिन कोर पोर्टफोलियो जो होता है वो आप बना सकते हैं लार्ज कैप्स का, लार्ज एंड मिड कैप्स का बना सकते हैं, फ्लेक्सी कैप का बना सकते हैं। तो यहाँ पे यू कैन ऐड से कोई भी फ्लेक्सी कैप, अच्छा फ्लेक्सी कैप आप ऐड कर लीजिए। पीपीएफएस है, यूटीआई का है, डीएसपी का है, फ्लेक्सी कैप आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली मैं, और आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यूज कर सकते हैं, यू कैन पुट इट एज पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। नाउ द रीजन मैं ये क्यों 2 फंड सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्टली अलोंग कैटेगरी एंड कैपिटलाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन, ये आपको एक जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पोर्शन अपना इक्विटी का ये इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी डाल देता है ना। सेकंड थिंग जो है इन फंड्स का, जब हम स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स, हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वगैरह पढ़ते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, तो ये अच्छी स्कीम्स हैं, दे आर फेयर्ड वेल अकॉर्डिंग टू द रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज। थोड़ा सा पोर्शन अगर आप स्मॉल कैप में ऐड करना चाहें तो आप एसबीआई स्मॉल कैप भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका रीजनेबल टाइम होराइजन है। तो ऐसे आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, आपको जो सलाह दी गई है उससे अपने निवेश की शुरुआत कीजिएगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं दिनेश जी? यस मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैं 10,000 जो भी आपने मुझे फंड रिकमेंड किए हैं उसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट करना चालू करता हूँ फ्रॉम दिस मंथ, तो आफ्टर 11 ईयर्स मेरा टोटल फंड वैल्यू कितना हो पाएगा? ये डिपेंड करेगा, आप अगर जैसे आपने स्टार्ट किया, जस्ट अ मिनट, फंड वैल्यू डिपेंड करेगा कि आपने अर्निंग कितनी की है ना। तो अगर हमने देखा, लेट मी जस्ट कैलकुलेट, रिटर्न पकड़कर हम बता सकते हैं, लेकिन दिनेश जी आपको ये समझना होगा कि आपको 10,000 रुपए हर महीने यहाँ पर डालने होंगे और लगातार 11 साल तक डालने होंगे, और जितना हो सके आपको कोशिश करनी है कि आप बढ़ाए भी, क्योंकि आपने हमें ये नहीं बताया है कि आपको 11 साल के बाद कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये बताएं हमें तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने में बेटर रहेगा। एग्जैक्टली दिनेश जी, 11 साल के बाद कितने पैसों की जरूरत होगी? आपका फंड वैल्यू मैं बताती हूँ आपको। अगर आप 10,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न 12% का लेके चले, इन्वेस्टमेंट टेन्योर आप 10-11 साल, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपका अराउंड 27 लाख के करीब आ सकता है।
मैडम अगर मुझे एटलीस्ट अगर आफ्टर 11th ईयर आई नीड अप्रोक्स 1.5 करोड़, सो दैट टाइम हाउ मच अमाउंट आई हैव टू इन्वेस्ट? अच्छा, हाँ जी। यहाँ पे आपको अपना निवेश बढ़ाना होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये सब निवेश की राशि बढ़ाने के साथ साथ आपको शायद फंड की एलोकेशन भी यहाँ पर बढ़ानी होगी। राजीव जी, तो आपका सवाल, दिनेश जी माफ कीजिएगा, आपका सवाल हम एक बार फिर से लेंगे मनी मंत्रा में, लेकिन बहुत दर्शक हैं जो फोन लाइन पर ना वेट कर रहे हैं, तो हमें उनके भी सवालों को अटेंड करना है। तो फिलहाल जो सवाल आपने पूछा था उसका आपको जवाब मिल गया है। इस पे अगर आपको एडिशन करना है तो अपना सवाल वापस से हमें भेजिएगा। राजीव कामत क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? यस मैडम। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, एवरीथिंग फाइन। गोवा से हैं आप तो यार, वाह। हाँ, गोवा से, करेक्ट। हम लोग प्लान ही बनाते रह जाते हैं गोवा जाने का। बहरहाल बताएं हमें क्या, अच्छा आप तो डॉक्टर भी हैं, किस चीज के डॉक्टर हैं आप? हेलो डॉक्टर राजीव, किस चीज के डॉक्टर हैं आप? अच्छा, चलिए सर बताएं, LIC से आपको 30 लाख रुपए एक मुश्त राशि मिली है ना, मैच्योर हो गई है आपकी पॉलिसी? करेक्ट। ठीक है, तो अभी आप कह रहे हैं कि आपको ये पैसे 3 से 4 साल के लिए ही इन्वेस्ट करने हैं? हाँ, 3 से 4 साल के बाद फिर से जरूरत पड़ेगी, और मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए था, इसलिए एक इक्विटी सेविंग फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ये दो मैंने लिस्ट किया है, इसमें से कौन सा अच्छा रहेगा? ऑलराइट, शिफाली, बिल्कुल हमारे पास समय कम है और इनका सवाल भी काफी छोटा है, तो मेरे ख्याल से आप क्या सलाह देंगी इनको? डॉक्टर साहब, द फर्स्ट थिंग इज, मैं यहाँ एज्यूम कर रही हूँ कि आपका जो ये आपने ईयरमार्क किया है म्यूचुअल फंड्स के लिए, ये लमसम, इसके अलावा भी आपके दूसरे एसेट्स में भी एलोकेशंस होंगे, सो आई एम टेकिंग एन अजम्पशन ऑफ दैट। सेकेंडली, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि 3 से 4 ईयर का होराइजन या 5 साल का होराइजन प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए सही नहीं रहता, लेकिन इक्विटी सेविंग्स फंड मे फिट योर करंट प्रोफाइल, सिंस ये स्कीम्स जो हैं थोड़ा लिमिटेड पोर्शन इक्विटी में रखते हैं, बाकी आर्बिट्राज और फिक्स्ड इनकम में भी रखते हैं। सो एज वी स्पीक, अभी इक्विटी सेविंग्स फंड्स जो इंडस्ट्री के हैं उन्होंने पेयर डाउन किया है अपना इक्विटी एलोकेशन। नाउ इन्वेस्टर्स जो मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के होते हैं, इक्विटी सेविंग्स फंड्स अभी प्रेफर्ड हैं अभी, क्योंकि 2 रीजंस की वजह से। एक तो टैक्स एफिशिएंसी पर्सपेक्टिव से और करंट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो देखते हुए, तो इट विल बी बेटर कि इंस्टेड ऑफ अ डेट डोमिनेटेड और ओरिएंटेड स्कीम आप इसी में इन्वेस्ट करिए। नाउ 3 पैरामीटर्स पे ये इक्विटी सेविंग फंड्स अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये लेस रिस्की रहते हैं, क्योंकि 100% इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर, मैक्सिमम एक्सपोजर है, इसमें लिमिटेड एक्सपोजर होता है, तो रिस्क कम है। सेकेंड, रिटर्न प्रोफाइल जो है इसकी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फिलहाल डेट फंड से बेटर है। और तीसरा मायना ये है कि टैक्सेशन एस्पेक्ट भी इक्विटी टैक्सेशन है, तो इट इज एनीवेज टैक्स एफिशिएंट देन अ डेट म्यूचुअल फंड। नाउ 3 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी सेविंग्स फंड मैं आपको बता सकती हूँ। एक है ईडलवाइज का है जो अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन देता है, एक मिराई का है इक्विटी सेविंग्स जो थोड़ा सा एग्रेसिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक 39% इक्विटी पे बैठे हैं। ICICI इक्विटी सेविंग्स फंड भी है, ये थोड़ा कंजर्वेटिव है और लेस रिस्की है, क्योंकि अभी ये 15% के करीब इक्विटी एलोकेशन पे बैठा है। तो आप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। लेकिन आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट समथिंग कि आप rather than put everything into equity savings fund, आप थोड़ा सा पोर्शन आप स्प्लिट अप करिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को बिटवीन इक्विटी सेविंग फंड एंड इनटू अ डायनेमिक एसेट एलोकेशन कैटेगरी, दैट मींस बैलेंस एडवांटेज फंड्स, एंड थ्रू एन STP रूट, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान रूट लीजिए आप, है ना। अब डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स करते क्या हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी, फिक्स्ड इनकम एंड आर्बिट्राज में, और ये डायनेमिकली मैनेज करते हैं इक्विटी एंड डेट एलोकेशंस को। पीरियोडिक रीबैलेंस, इंटरनल रीबैलेंसिंग होती है बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस एंड बेस्ड ऑन सम इन हाउस वैल्यूएशन मॉडल। तो इसमें मैं आपको बता दूं,
इस प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है नॉट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स, लेट मी टेल यू, इट इज रिस्क मिटिगेशन. और रिटर्न एक्सपेक्टेशन फॉर अ 4 to 5 year टाइम होराइजन वुड बी FD प्लस 2%. चलिए, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये आपने इक्विटी सेविंग स्कीम्स और बैलेंस एडवांटेज फंड को रेकमेंड किए हुए हैं, तो डॉक्टर राजीव आप ये सलाह मानकर अपने पैसों को एलोकेट कर सकते हैं. अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर आए, उससे पहले मैं इनका सवाल पढ़ देती हूँ. हमारे पास समय लगभग खत्म ही हो चुका है. शिफाली, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा. प्रकाश का सवाल है ये, और इन्हें लंबी अवधि के लिए अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है, और इनकी जो इनकम है फिलहाल 30,000 रुपए है, लेकिन इनको SIP के जरिए निवेश करना है, जिसको लेकर ये सवाल पूछना चाहते हैं. फोन लाइन पे अभी नहीं है मेरे साथ, लेकिन अगर लग जाए तो ये शायद जवाब सुन पाएंगे. शिफाली, बताएं शुरुआत ये कैसे करें, क्योंकि इनकम ही इनकी 30,000 है मेरे ख्याल से, तो उसमें से अगर ये लगभग 5% से शुरुआत करें इन्वेस्टमेंट की तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका नजरिया लंबा है और कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही होगी. बताएं. देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, करंट अभी क्योंकि इन्होंने कोई अमाउंट बताया नहीं है, टाइम होराइजन स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मैं बस एक बात बताना चाहूंगी. जब भी जब आपका इनकम आती है तो उसमें से आप 3 भाग करिए. 50-30-20 रूल होता है ये. तो 50% जो है वो आप अपनी नीड्स को फुलफिल करिए, जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो घर का खर्चा वगैरह होता है, और जो 30% होता है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग या वॉन्ट्स पे करिए, और जो 20% जो बचता है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट या अदर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए वो 20% वहाँ इन्वेस्ट करिए, है ना. तो ये 3 बकेट्स जब क्लियर हो जाएंगी तो आप कॉग्निजेंट भी हो जाएंगे अपने एक्सपेंसेस के बारे में, और डिसिप्लिन भी आ जाएगा. फिर उसके बाद आप इसमें से आप देखिए कि आपका क्या गोल है, उसके लिए आपकी कितनी अवधि है, फिर उस पर डिपेंड करता है कि आपका शुरुआत कैसे करें, कितने अमाउंट से करें. आप इनको क्या फंड रेकमेंड करेंगी? इट डिपेंड्स ऑन द कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ये, क्योंकि अभी इन्होंने सिर्फ मंथली इनकम दिया. मान लिया अगर ये शुरुआत करना चाहते हैं 2,000 रुपए से, 2 से 5,000 रुपए से, 2 से 5,000. अगेन जो कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है फ्लेक्सी कैप स्कीम इंक्लूड करें, और लार्ज कैप मैं स्पेसिफिकली लार्ज कैप नहीं देती हूँ. आई वुड प्रेफर एन इंडेक्स फंड. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज कीप सेइंग लार्ज एंड मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में ये होता है कि 3 मार्केट कैपिटलाइजेशंस का आपको एक्सपोजर मिल जाता है, एंड एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर को मनूवर करने के लिए अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशंस. तो मेरे हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप फंड आप रेकमेंड कर रही हैं रणनीति के तौर पे अगर इनको निवेश करना हो तो. बहुत बहुत शुक्रिया शिफाली, समय निकाला और तमाम दर्शकों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की और आपने मदद की. मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दे, लेकिन याद रखें कि अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं. आपको बस एक व्हाट्सएप कर देना है, और चाहे तो वीडियो के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं. वीडियो शूट कीजिएगा अपने सवाल की और व्हाट्सएप कर दीजिए 9619873567 पर. नमस्कार.